सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ममता कालिया जी द्वारा रचित कहानी आज़ादी। बहुत लाड़ करती थी दादी मेरा। कोठरी आंगन पार करती हुई मैं आई और दादी की पीठ पर झूल गई। दादी, मन नहीं लग रहा, जाएं खेल आएं। दादी ने अपनी उंगली से 1.25 तोले की चमचमाती अंगूठी उतारी और छत की मोटी नाली में, जिसमें से बरसातों में परनाला गली में पड़ पड़ गिरता था, फेंक दी। मुझसे बोली, जा ढूंढ कर ला तो जानू। मैं कूदती कूदती सीढ़ियां उतर गई। नीचे गली की नाली में पानी के बहाव से अंगूठी आगे भागी जा रही थी। मैं नाली के साथ साथ भागती गई। 7 घटिया की नाली, अंगूठी पाना हंसी खेल नहीं था। हांफते हांफते नीचाई तक पहुंची तो अंगूठी जमीन तले के गटर में गायब हो चुकी थी। जिस तेजी से गई थी उसी सुस्ती से लौटकर छत पर पहुंचकर मैं बिसूरी, दादी। दादी अपनी एक टांग पर उठकर आई। खबरदार जो रोई। फिर पास आकर गोद में उठाकर बोली, आज तेरे बाबा आएंगे तो फिर नाप दे दूंगी। मैं खुश हो गई। 5 साल की थी ना, इसलिए ये पता ही नहीं चला कि पहली ही बार बनवाने में बाबा को कितनी मुश्किल आई थी। और साल भर तक घर के हर खर्चे का हिसाब लगाते समय बाबा उस अंगूठी की कीमत बताया करते थे। इसी पर एक दिन दादी ने गुस्से में अंगूठी चूल्हे में डाल दी। लो, ठंडक पड़ी तुम्हारे अंदर, लो या लो और लो, कहती हुई दादी अपनी चूड़ियां, कड़े और लच्छे भी आग में झोंकने लगी थी कि माँ ने उन्हें पीछे से थाम लिया था। माँ से इसीलिए चिढ़ती थी दादी। माँ ने बीच बचाव किया नहीं कि दादी का पारा गरम। फिर दादी पता नहीं क्या क्या बकने लगती। उन्हें रांड हरामजादी कहने के साथ साथ बाबा की पतुरिया कह डालती। तब बाबा तख्त से उठकर आते और दादी को एक लात मारकर घर से बाहर चले जाते। घर एकदम सन्न रह जाता। दादी न रोती न चीखती, बस अपने तख्त पर बैठ जाती। उनकी शक्ल कुछ अजीब ढंग से सख्त हो जाती। वे अपने दाएं हाथ का पंजा बार बार फैलाती, सिकोड़ती, फिर एक टांग पर उठकर माँ की कोठरी के सामने होकर मुनादी करती, आज चूल्हा नहीं जलेगा बहू, खबरदार जो चौके में घुसी। माँ ने भी उन्हें जलाने की कसम खाई हुई थी। उनकी इस घोषणा के साथ साथ माँ छींके पर से आलू उतार कर काटने लगती। दादी एक बार फिर गालियों की बौछार करती हुई मुझे माँ के पास से छीन कर पूजा वाली कोठरी में आ जाती। मैं उनका धचक धचक चलना देखती और मजा लेती। दादी के गुस्से के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर वे पूजा घर में आकर धूप जलाएं तो समझो गुस्सा उतरने ही वाला है। फिर मैं धीरे से पूछती, दादी पान खाओगी? और बस दादी की घर भर से सुलह हो जाती। दादी के पान चौके में रखे पानी के बड़े तमेड़े में पड़े रहते। सुबह सुबह छिद्दू पान दे जाता और मैं कैंची से काट काट कर लंबी कतरनें बना देती। दादी का कहना था कि मुझसे पहले इस घर में कभी किसी ने उन्हें पान लगाकर नहीं खिलाया। मैं तमेड़े में से पान की एक कतरन लेकर चौके के आले से पानदान लेती और सीधे हाथ की पहली उंगली से उस पर चूना कत्था लगाती, सुपारी का चूरा रखती और पीली तंबाकू की 5 पत्तियां। कभी कभी पान लेकर जाने के सिलसिले में कतरन में से एक आध पत्ती या सुपारी खिसक जाती। दादी झट पहचान जाती। आज हमारे लटूर बाबा पान बनाना भूल गए। मैं पूछती, दादी क्या कम है? चूना, कत्था? नहीं। सुपारी? नहीं। फिर पत्ती, और मैं पत्ती लेने रसोई में भागती। कभी दादी नहाने को गुसलखाने में घुस जाती तो मेरा वक्त ना कटता। मैं गुसलखाने की मोरी में झुककर झांकती और उसी में से बातचीत शुरू हो जाती। दादी कितनी देर लगाओगी? अभी तो मैं पैर रगड़ रही हूँ, बिना ठहरे में कहती। और अब क्या कर रही हो? दादी जवाब देती। फिर मैं सवाल करती, फिर वे जवाब देती। मेरा नया सवाल हाजिर होता। जब मोरी में से साबुन का झागदार पानी निकलता तो मैं ताली पीटती, आहा हा, दादी जी नहा चुकी, आहा हा। अगर माँ आंगन में होती तो मुझे देख देख कर दांत पीसती। आना रात को मेरे पास, बताऊंगी अच्छी तरह। रात को दादी के पास सोने में मुझे डर लगता था। सोने से पहले वे बाबा के पैर दबाती थी।
कभी कभी मैं सो जाती और बीच रात में पेशाब के लिए आंख खुलती तो देखती दादी तब तक पैर ही दाब रही हैं। मैं कहती, दादी सो जाओ। दादी लंबी सांस लेती। मैं तो अब लकड़ियों में ही सोऊंगी, ये मरे पैर मेरा दम ही खींच लेंगे किसी रोज। और बाबा, जिन्हें अनिद्रा की पुरानी बीमारी थी, चीख पड़ते, ससुरी हमें गाली देती है, एक टांग भगवान ने ले ली, एक हम तोड़ देंगे, समझी। दादी बाबा की लड़ाई में मैं बहुत अकेली पड़ जाती। दादी तड़ातड़ जवाब देती रहती थी, फिर बाबा उठकर उन्हें दो एक धौल जमा कर मुंह फेर कर लेट जाते। मैं इसीलिए माँ के पास सोती थी। माँ रात में मेरा गाल नोचते हुए घुड़कती। आई बड़ी दादी की मनैती, पढ़ना न लिखना, दिन भर चुअरियों की तरह उसके कामों में लगे रहना। उसका क्या है, उसकी माँ कुंजड़न थी, वह तो पनवाड़न लगती है, तू भी पनवाड़न बनेगी। दिन में अगर किसी बात पर मैं माँ से रूठ जाती तो ये सब बातें दादी तक पहुँचा देती और दादी का संवाद शुरू हो जाता। हाँ हाँ, हम कुंजड़न की बेटी हैं, पर तुम कोई कलेक्टर की जाई नहीं हो। तुम्हारा बाप भी वही परचूनियाँ तराजू लिए लिए चल बसा, क्रियाक्रम में 20 आदमी ना जुड़े। माँ मेरी तरफ देखती और अंगारा बन जाती। मैं उस दिन दादी का आंचल न छोड़ती। उस रात फिर मेरी पिटाई होती। बचाव के लिए मैं जोर जोर से रोना शुरू कर देती। दादी अपने कमरे से पुकारती, मुन्नी मुन्नी, री बहू, मेरे लटूर बाबा को हाथ ना लगाना। हाँ। बाल मेरे बहुत छोटे छोटे थे। दिन में 3 बार दादी कस कस कर चोटी करती और कलाया बांध देती, पर मेरे बाल फिर आगे पीछे से निकल कर आंखों पर बिखर जाते। नाम मात्र को कलाया बंधा बंधाया रह जाता। इसलिए दादी ने मेरा नाम लटूर बाबा रखा था। मेरे और भी दर्जनों नाम थे। दादी कहती, डॉक्टर मुन्नालाल, जरा मेरा छुनछुना गरम कर दे बेटा। मैं चौके में जाकर वह कटोरा उठाती जो घी और हल्दी से हमेशा पीला रहता था। फिर दादी उसमें 1 कलछी घी, हल्दी और पिसी हुई सौंठ डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती। उसका छुन छुन छुनछुनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब हल्दी नारंगी रंग की हो जाती तो मैं चिल्लाती, दादी छुनछुना तैयार है। दादी संडासी से उतार कर मेरे सहारे से धचक धचक चलती हुई कमरे में आ जाती। मैं उनके सामने घुटने सिकोड़ कर बैठ जाती। दादी अपनी सूखी पतली लौकी जैसी टांग के पंजे में बंधे रुअड़ के पुलिंदे पर से पलटी उतारती और रुअड़ हटा कर देखती। इस पैर का छोटा सा पंजा था, मेरे हाथ बराबर, और उसकी छोटी छोटी जुड़ी उंगलियों में नाखून नहीं थे। दादी दोनों हाथों से पैर थाम कर कहती, अरे राम रे, बड़ी टीस होती है चलते चलते। मैं पूछती, दादी कब ठीक होगी तुम्हारी टांग? दादी रुई से पंजे पर हल्दी सौंठ लगाती और कहती, जब मेरा लटूर बाबा डॉक्टर मुन्नालाल बनेगा तब। और मैं निश्चय कर लेती कि छप्पर वाली गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मुन्नालाल से भी बड़ी डॉक्टर बनूंगी मैं। सबसे पहले दादी की टांग ठीक करूंगी, फिर अपने बाल, फिर बानू की गुड़िया, फिर मेरी समझ में ये सब काम डॉक्टर के ही करने के थे। दादी टांग की पीड़ा भूलने के लिए कहती, मुन्नी री, कहानी सुनेगी? कौन सी दादी? दादी वह सुनाओ ना, चतुर कौवे वाली। दादी की कहानी शुरू हो जाती। सावन में घर के बाहर छप्पर में झूला पड़ जाता। हम सब छोटी बड़ी लड़कियां एक दूसरे को झोटे देकर झुलाती और गाती, शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी, गौरा जी ने बोई हरी हरी मेहंदी, शिव जी ने बोए दही भांग, बूंदियां पड़ने लगी। कभी कभी दादी मुझे झुलाती और अपना प्रिय गाना सुनाने लगती। बाग में पपीहा बोले, मैं जानू कोई आया रे, आया रे मेरा बब्बू बेटा, 100 चीजें लाया रे, बाप को चद्दर, माँ को धोती, मुन्नी को चूड़ी लाया रे, बहन की तियर भूल आया, 100 नाम धराया रे, बाग में पपीहा बोले, मैं जानू कोई आया रे। घर में जिसको जिस चीज की जरूरत होती, गाने में उसी के अनुसार रद्दो बदल होती रहती। बब्बू बेटा सब के लिए फितूरी, दुशाला, सूटर, चप्पल और न जाने क्या क्या लाते रहते। बस बुआ की चीजें भूलते जाते। माँ सारा दिन काम करती और बड़बड़ाती, सोते समय भी। मैं पूछती,
यह तुम सारा दिन क्या बोलती रहती हो माँ? कुछ सुनाई भी नहीं देता ठीक से। माँ दांत पीसती। तुझसे मतलब? तू सारा दिन उसके चील कौए उड़ाया कर। बाबू आगरा में पढ़ते थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई मैंने देखा बाबू जब आगरे से लौटते माँ रात में देर तक उनसे झगड़ा करती थी। हमारी मिट्टी क्यों खराब की ब्याह करके? या तो हमें ले चलो या यहीं अपने हाथ से खत्म कर दो। हमसे नहीं होती सारी उम्र बुड्ढे बुड्ढी की टहल फिक्र। सारा दिन ऐसा लगता है जैसे तख्त पर 2 मेंढक बैठा दिए हों। बाबू गुस्सा हो जाते। गाली गलौज उन्हें पसंद नहीं थी। गुस्से के मारे अपनी खटिया खींच कर दूर कोने में ले जाते। बाबू के आने पर दादी इतनी खुश हो जाती कि लगता वे बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ना उनका पैर दुखता है, ना आंखें पनियाती हैं। उस दिन वे अपने हाथ से खाना बनाती और सामने बैठकर खिलाती। मैं सोचती बाबू जल्दी जल्दी आया करें तो कितना अच्छा हो। एक बार बाबू आगरे से लौटने पर टीन का एक कंगा लाए। घर आने पर दादी ही उनका बक्स खोलती थी। कंगा निकाल कर बोली, मेरे लिए लाए हो? बाबू सर खुजाने लगे। अम्मा रास्ते में बाल बिगड़ जाते हैं हवा से, यही मारे ले आए हो। दादी ने चुपचाप कंघा वापस रख दिया। जब बाबू चले गए तो एक दिन मैंने देखा कि माँ उसी कंघे से बाल संवार रही है। मैंने फौरन जाकर दादी से कहा। दादी तख्त पर से उठकर आई। कसम से लेकर इतरा रही है, ये छिछोरापन यहाँ ना करियो। हम भी कहें छोरा का दिल क्यों रत्ती रत्ती हुआ जाए है माँ को देने के नाम पे। दादी सारा दिन कुपित रही। माँ जहाँ खड़ी होती उनके पीछे घुड़कने लगती। चिट्ठी लिखी थी बुड़के को, हमसे कहती तो कंगा ना मिलता। रोज पत्तियां काढ़ा करेगी का? माँ ने कुछ नहीं कहा। बाल बांध कर विजयी मुस्कान के साथ कंघा आले में रख दिया। शाम को दादी ने मुझसे कहा, मुन्नी जरा वह कंगा तो उठा ला। हम दोनों उस समय छत पर बैठे थे। मैंने नीचे जाकर आले में से कंगा लाकर दे दिया। दादी ने झट कंगा उस मोटी नाली में डाल दिया जिसमें से बारिशों में परनाला पड़ पड़ गिरा करता था। मैंने मचल कर कहा, दादी ढूंढ कर लाऊं? दादी ने आंख दिखाई, पैर तोड़ देंगे, खबरदार। घर में 2 लोगों से दादी की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। हम थे कुल 4। मैं बड़ी फूली फूली फिरती थी। दादी की चहेती जो थी। माँ से निपटने के बाद बाबा का नंबर आता था। छत की दीवार से जुड़ी लेकिन घर के बाहर जो कोठरी थी उसी में दुकान थी। मेरे मन में दुकान को लेकर हमेशा कौतुक बना रहता। दुनिया भर का सामान बाबा उस छोटी सी दुकान में रखते थे। दादी कभी हल्दी कभी दाल के लिए मुझे दुकान की तरफ रवाना कर देती। मैं पहले झिर्री में से झांक कर देखती। बिल्कुल बाइस्कोप का मजा आता था। बोरों के पीछे चूहों की धमा चौकड़ी कभी दिख जाती तो दिन दिलचस्प हो जाता। फिर मैं दुकान के सामने वाले दरवाजे पर जाकर बाबा से चीज की फरमाइश करती। बाबा खाली बैठे होते तो भी एक बार मना जरूर करते, चल भाग, दुकानदारी ना खराब किया कर सुबह सुबह। मैं फिर भी न जाती, वहीं फ्रॉक समेट कर बैठ जाती। तब पिंड छुड़ाने के लिए बाबा पुड़िया बांध कर मेरी तरफ फेंक देते। दादी को ये सब पसंद नहीं था। बाबा दुकान से काफी हुज्जत के बाद एक दिन का सामान निकाल कर देते थे। अगले दिन फिर वही खींचातानी। दादी ने कई बार कहा कि तराजू से तौल कर सेर पक्की दाल और पंसेरी चावल अलग रख दें, पर बाबा इसे फिजूल खर्ची मानते थे। वे कहते ज्यादा दिखेगी तो ज्यादा उठेगी। एक बार तो वे काली मिर्च की डिबिया चौके से उठाकर ले गए थे कि ये 8 रुपए में बिक जाएगी। हम लोग कभी कभी विश्राम घाट जाते थे। वहां औंधे पड़े कछुए देखकर मुझे डर लगता और मजा भी आता। दादी उन्हें छू छू कर दूर भगा देती और देर तक नहाती। वहां उनकी कुछ एक सहेलियां मिल जाती। कपड़े बदलते, माला फेरते, दुनिया जहान की बातें कर ली जाती। ऐसी बातचीत के दौरान ही दादी को मनसा ने बताया कि डैम्पियर पार्क में एक बड़ा लायक डॉक्टर आया है। वकीलनी की टांग ऐसी ठीक की है कि कल तक बिस्तर पर हाय हाय चिल्लाने वाली वकीलनी आज दगड़ दगड़ करती फिर रही है। दादी सुनकर बहुत खुश हुई। आज जमुना मैया ने हमारी सुन ली, हम अब भाल जाएंगे वहां। जितनी तेज वे चल सकती थी उतनी तेज चलती हुई वे घर आईं और बिना सुस्ताए सीधे बाबा की दुकान पर खड़ी हो गई। अजी डैम्पियर पार्क में एक बड़े डॉक्टर आए हैं, हमें दिखाए लाओ। बाबा को बात पसंद नहीं आई। का भयो है तोए? दादी को गुस्सा आ गया। तुम हमारी दूसरी टांग भी तोड़ दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाबा बोले, अच्छे डॉक्टर की फीस भी अच्छी होगी, का फायदा? तुम्हें कौन ब्याह रचाना है?
मर्ज और कर्ज समय पाकर जाते हैं बब्बू की माँ। डॉक्टरन की चीर फाड़ से तो या जन्म भी खराब व जन्म भी खराब। दादी दुकान से हट आई। मैंने दोपहर में कहा, चलो दादी चुपके से डॉक्टर को दिखाएं। दादी कुछ नहीं बोली, बस मुझे कस कर छाती से लगा लिया। उस दिन के बाद से उन्होंने पैर में छुनछुना लगाना भी बंद कर दिया। पता नहीं क्यों दादी को अगर फोड़ा फुंसी निकलती तो वह जल्दी ठीक नहीं होती थी। वह धीरे धीरे फैलती जाती, फिर उसमें मवाद पड़ जाता। दादी आंगन के नीम की पत्तियां पीस कर उस पर बांधती, पर फोड़ा बहुत दिनों के बाद ठीक होता। अब तो उन्होंने ये सब भी बंद कर दिया था। माँ कभी दादी के पास नहीं बैठती, काम में लगी रहती, और जब काम ना करती होती तो अपनी कोठरी में आंखों पर हाथ रखकर पड़ रहती। मैं जाकर पूछती, माँ क्या बात है, थक गई हो? वे कुछ ना बोलती। मैं फिर कहती, कहाँ दर्द है, लाओ दबा दूं। माँ मेरा हाथ झटक देती, जा भाग उसी के पास। एक बार बाबू आगरे से लौटे। उनके बक्से में से कुछ लड्डू निकले। सूख गए थे लेकिन स्वादिष्ट थे। बाबू ने सबको एक एक दिया। हमारे कॉलेज में बंटे थे, आज़ादी मिल गई, उसी खुशी में 15 अगस्त को बांटे गए। दादी चौंक उठी, कहाँ मिल गए हो है? आज़ादी, आज़ादी माँ, अब हम गुलाम नहीं रहे, हमारा अपना राज हो गया। गांधी बाबा ने स्वराज दिला दिया है। अब का होगो का? इतनी बड़ी बात है, तुम समझ ही नहीं रही हो तो क्या करें? सबको आज़ादी मिल गई अब। मैं बिना समझे ताली बजाने लगी। आहा जी आज़ादी मिल गई, आहा जी। दादी अचंभे से बोली, सबों को मिल गई? हाँ हाँ। उन्होंने एक लंबी सांस खींची। हमें ना मिलो गांधी बाबा, नहीं तो बात से कहती कि एक ठो फितूरी दिलाए दें। आज़ादी का कहा करें, ना ओढ़वे की चीज ना बिछाएवे की। बाबू खिन्न हो गए। तुम्हें कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल है अम्मा। दादी ने अपना लड्डू थोड़ा सा चक्कर मुझे ही दे दिया। माँ ने अपने हिस्से का लड्डू अनखाया रसोई की पटहरी पर रख दिया, जहां नजर पड़ते ही चील की तरह झपट्टा मारकर मैं उठाकर खा गई। बाबू इस बार घर पर पूरे वक्त बस पढ़ते ही रहे। मेरे लिए भी एक किताब लाए थे और सुबह सुबह पढ़ाते थे। जब मैं जल्दी समझ लेती तो माँ की ओर देखकर कहते, मुन्नी की बुद्धि में कोई खोट नहीं, बस निचावली नहीं बैठती, यही मुश्किल है। बाबा घर में होती चहल पहल से बेखबर अपनी दुकान में गद्दी पर बैठकर गल्ला गिनते रहते। एक दिन ब्यालू के बाद बाबू से बोले, बाबू तेरी पढ़ाई खत्म भय वाली है, दुकान गद्दी संभालो अब, मैं बहुत थक गया हूँ। बाबू सन्न रह गए। बाबा बोले, आखिरी साल है ना जे? हाँ बाबूजी। तो बस इस बार तुम हिसाब किताब समझ लो। दिवाली पर बही खाता बांट तराजू तुम ही पूजियो आए के। दुकान पर बैठने के लिए तो मैं एमए नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मैं जोरों से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पास होने तक मिल ही जाएगी। बाबा एकदम भड़क गए। नहीं बैठेंगे का मतलब? का इसीलिए तो पढ़ाया हो है कि तू पढ़ लिख कर कुर्सी तोड़े? ससुरी फीस भरी है जन्म भर, मर मर कर पढ़ाया है कि लोगों के सामने छाती ठोक कर कहें, देखो मेरा छोरा है 16 क्लास पढ़ो है। बाबूजी दबी जुबान में बोले, लेकिन मैंने तो बूरा तोलने के लिए पढ़ाई नहीं की। मुँह पे ना है तेरी फीस के रुपए। चाहे जा कान सुन, चाहे वह कान, पिछला रुपया भी मुझे लौटा दे जो अपनी मैया का दूध पिए हो। दादी बीच में ही बोली, अभी उम्र का है, फिर नौकरी करेगो तब वो रुपए घर में आएंगे। चुप रह, तो एक समझ है, कल को अलगौजा हुआ तो पैसा अपने बटुए में रखेगो कि नहीं रखेगो? इतनी दूर की कौड़ी दादी को नहीं सूझी थी। चाहती तो वे भी थी कि बाबू उनकी आंखों के सामने रहें, लेकिन इस वक्त वे चाहती थी कि बाबू के घर आने पर घर में सब राजी खुशी रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसी वजह से वे माँ को भी बार बार कहती थी, हंसी खुशी से काम किया कर, सूझो हुआ मोड़ो बबुए जरा ही पसंद नहीं है। माँ तमक कर कहती, हमें तो बंसी वाले ने ऐसे ही बनाकर भेजा है, ऐसे ही रहेंगे, शक्ल उधार कहाँ से लाएं? बाबा भुन भुनाते घर में घूमते रहे। अजीब किस्सा ही है, पढ़ लिख कर भी बांट तराजू से सिर फोड़ो, पढ़ने का क्या फायदा अगर अपना रास्ता चुनने की आज़ादी ना हो? दादी ने सुनकर उसास भरी। तो फिर भी कछु है, मोए देख, ये इतना बड़ा फोड़ो है पीठ पे, तेरे बाबू जर्राह के नहीं ले जाते। रे बाबू तेरी नौकरी लगे तो सबसे पहले मोए डॉक्टर के ले चलियो। बाबू बोले, तुम मेरे पास ही रहा करना अम्मा। पीठ के फोड़े में चीरा लगाना था। चीरा लगाने के जर्राह 7 रुपए मांग रहा था।
जब जब फोड़े का मवाद दर्द के चपके मारता, दादी कराहती हुई जर्राह से जाकर हुज्जत कराती। जर्राह कभी टस से मस ना हुआ। दादी दुखी होकर कहती, अच्छी आज़ादी आई, मरे चीर फाड़ के भी रुपए लगने लगे। पहले यही जर्राह एक सेर गुड़ लेकर चीरा लगावे था। बाबा ने समझाया, अरे मैं तो कहूँ इसे बिल्कुल ना छेड़, पुलटिस बांधे जा, ससुर आप ही फूटेगो। फोड़ा नहीं फूटा, धीरे धीरे सारे शरीर में मवाद फैल गया। तख्त पर लेटे लेटे कराहती, किसी से कुछ न मांगती न पूछती। गली की पाठशाला में मेरा नाम लिखवा दिया गया था। नई सहेलियों, नई किताबों में मैं मशगूल हो गई। फिर भी सुबह स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने पर सबसे पहले मैं दादी के पास ही दौड़ी आती थी। दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। दादी, मैं आ गई। दादी मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे चूम लेती। 2, 3 और 4 का पहाड़ा दादी के पास बैठकर ही याद किया था मैंने। याद करके मैं उन्हें सुनाती, वे आंखें बंद करके सुनती रहती। एक दिन स्कूल में सफ़ेद कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया। सुबह सुबह 15 अगस्त का जलसा था। मैं मुंह अंधेरे नहाकर तैयार हो गई। स्कूल जाने से पहले दादी की कोठरी में गई। दादी, आज आज़ादी का दिन है, हम स्कूल जा रहे हैं, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दादी बोली, री मुन्नी, थोड़ी आज़ादी मेरे लिए भी ले आना पुड़िया में बांध के। मैं हंस पड़ी। जन गण मन गाने के बाद बहन जी ने सबको लाइन में खड़ा करके बताशे बांटे। दोनों भर बताशे थे, लेकिन हम लड़कियों को लग रहा था जैसे झुआ भर हो। कई लड़कियों ने तो उसी समय अपना हिस्सा चबा डाला। मैंने 2 बताशे मुंह में डाले और चूसती रही। घर आते हुए मैंने सोचा आधे दादी के लिए रख दूंगी और दादी को आज जन गण मन गाकर सुनाऊंगी। कोठरी में जाकर मैंने पीठ के पीछे हाथ ले जाकर कहा, देखो दादी, मैं सच्ची मुच्ची आज़ादी लाई हूँ, पुड़िया में बांध कर। यह क्या? दादी न हंसी, न बोली, न मेरी तरफ करवट ली। मैं झपट कर दादी के पास पहुंचकर उन्हें हिलाने लगी। दादी आसानी से नहीं हिली, उन्हें वाकई आज़ादी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।